it is observed in ortho substituted benzene carboxylic acid, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों। जब भी बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा होता है बच्चों, या फिर एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जो है वो अटैच्ड रहता है। अब ये ग्रुप जो है चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो यहां पर जो है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी बच्चों, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। और ये जो एनिलीन है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम होगी बच्चों। तो दोबारा से समझते हैं ऑर्थो इफेक्ट क्या है। जब भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को आप यूज करेंगे तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। ठीक है, इनकी तो मैक्सिमम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम होगी। तो इस फैक्टर को हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट बच्चों। एनिलीन के टाइम इसको ऑर्थो इफेक्ट ना बोलकर हम इसको SIP इफेक्ट भी बोलते हैं। दैट मीन्स इसको तो हम बोल रहे हैं ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में, और इसको कई बुक्स में SIP इफेक्ट भी बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। दैट मीन्स जब भी ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा होगा तो प्रोटोनेशन, जो एनिलीन का प्रॉपर्टी है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये कोई लोन पेयर नहीं दे रहा है, यहां पर कोई प्रोटोनेशन नहीं हो रहा है, तो इसे तो हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट और इसे हम बोलते हैं स्टीरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि बेंजोइक एसिड की जब भी ऑर्थो पोजीशन पर चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी बच्चों। और यहां पर जब भी एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम होगी बच्चों। तो हम इतना जानते हैं
कि जो जितना प्रोटॉन को डोनेट करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये वाली जो स्पीसीज है ये जितनी ज्यादा स्टेबल होगी बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही ये प्रोटॉन को निकालेगा, प्रोटॉन को निकालने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी बच्चों। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जब भी आप लेंगे तो ये जो जेड ग्रुप है और COOH ग्रुप के बीच में होगा रिपल्शन। अब यहां पर इनके बीच में रिपल्शन इंक्रीज होने की वजह से ये जो COOH ग्रुप जो है ये चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन, ये चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन ड्यू टू रिपल्शन या स्टीरिक हिंड्रेंस विद जेड। अब ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा जब बच्चों, तो यहां पर जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेंजोएट आयन जब बनाएगा तो बेंजोएट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इस बेंजीन रिंग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये चला गया है आउट ऑफ प्लेन। जब ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो कॉन्जुगेशन होता है ओनली प्लेनर स्ट्रक्चर्स के अंदर। जब भी आप कॉन्जुगेशन आपने करवाया तो ये सब एटम्स जो हैं वो सेम प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये CH2+ आउट ऑफ प्लेन होता है तो यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। तो अब यहां पर कॉन्जुगेशन जो है बेंजीन रिंग का वो खत्म हो जाएगा। अब इसकी वजह से होगा क्या बच्चों? इसकी वजह से इसकी दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी और इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से बच्चों बेंजोएट आयन जो है की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी बच्चों उतना ही इसके रिलेटिव एसिड जो है उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। बेंजोइक एसिड के साथ कोई भी ग्रुप जोड़ दें, चाहे वो OH हो चाहे वो NH2 हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ये क्या करेगा? यहां पर रिपल्शन देगा। इस रिपल्शन की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा बच्चों। और इसके आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से बेंजोएट आयन के अंदर रेजोनेटिंग इसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा और इसका इन्वॉल्वमेंट यहां पर खत्म हो जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब बनेगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी जो है जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट किसमें ऑब्जर्व होता है? ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? यहां पर रिपल्शन होगा, इसकी वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से यहां पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज
हो जाएगी बच्चों। यहां पर आप पहले क्या करते थे, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखते थे, यहां पर इसका -I, यहां पर इसका +M और -I जो कि +M इसका ज्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स आप इसके अंदर करेंगे +M और -I, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहां पर होता क्या है, जस्ट अपोजिट, इसके रिपल्शन की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो ऑर्थो वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ऑर्थो वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट के कारण ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद में बाकी जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको हम रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के फैक्टर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर देखिए, उसके बाद में मेटा वाला, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बाद में सिंपल वाला, और सबसे लेस स्टेबल जो है वो हो जाएगा पैरा वाला। बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, और बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, ऑर्थोबेंजोइक एसिड की, फिर मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की, फिर सिंपल की बेंजोइक एसिड नॉर्मल, और फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। तो बच्चों जब भी एनिलीन की आप बात करेंगे तो एनिलीन H+ के साथ अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, जिससे एनिलीनियम आयन बनता है बच्चों, NH3+ बच्चों। तो यहां पर जब भी आप एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जोड़ देंगे तो यहां पर जो प्रोटोनेशन जितना इजीली हो रहा था, जितना स्मूथली हो रहा था, वो यहां पर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में यहां पर होने वाला है रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से अब NH3+ जो बनेगा उसके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। इस Z ग्रुप के बीच में यहां होगा रिपल्शन। अब रिपल्शन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी कम, और स्टेबिलिटी कम होगी तो ये कम प्रोटोनेशन करेगा। तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि जब भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लेंगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ, बच्चों आप बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ, इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी कम है? इसकी कम है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है NH3+ और इनके बीच में रिपल्शन की वजह से, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। तो इसको भी हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, जबकि इसका रियल नेम जो है वो है स्टीरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो यहां पर प्रोटोनेशन में रुकावट हुई है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर मान लीजिए एनिलीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है, या एनिलीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पर OCH3 ग्रुप लगा है, ठीक है। तो इस केस में देखिए बच्चों कि यहां पर ये जैसे ही लोन पेयर किसी को देगा, ये अगर H+ देगा तो यहां पर बनेगा ये NH3+ और यहां पर OH। अब इन दोनों के बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये एक दूसरे को रिपेल ना करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहां पर इसमें बेसिसिटी डाउन नहीं आती है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर OCH3 या OH ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो इफेक्ट एनिलीन में ऑब्जर्व नहीं होता है बच्चों, ठीक है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे सर इफेक्ट। सर इफेक्ट, सर इफेक्ट बात करते हैं तो स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो बच्चों रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस ये शो कर रहा है, जो ग्रुप जेड ग्रुप, ये सभी होने चाहिए सेम प्लेन में। अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, जैसा भी हमने ऑर्थो इफेक्ट में किया, अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो ये वाला कॉन्जुगेशन कभी भी नहीं हो पाएगा। तो अगर मान लीजिए ये जी ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर साथ में जी डैश ग्रुप लगे हुए हैं इसके ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये क्या करेंगे? ये इस ग्रुप को रिपल्शन करेंगे, तो रिपल्शन करेंगे और रिपल्शन के कारण जी ग्रुप जो है वो चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन, और आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो रेजोनेंस में इनहिबिशन क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग के साथ एक ग्रुप लगे हुए हैं जी, और यहां पर जी डैश ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे? इनको रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन के कारण ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो ये वाला कॉन्जुगेशन कभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेशन में इनहिबिशन आ गया है, दैट मींस रुकावट आई है। तो ये रुकावट क्यों आई है? इनकी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, इसलिए इसे बोला जाता है स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा बच्चों? देखो ये COOH है, यहां पर I ग्रुप लगा है, यहां पर I ग्रुप लगा है, तो यहां पर रिपल्शन होना पड़ेगा, और ये रिपल्शन होगा तो रिपल्शन की वजह से ये चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन, और ये जब आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट, कॉन्जुगेशन जो है वो रुक जाएगा। किसका? बेंजीन रिंग का। बेंजीन रिंग का कॉन्जुगेशन यहां पर रुक जाएगा, और इसलिए इसे बोलते हैं सर इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो बच्चों अगर हम बात करें कि इनमें से जी ग्रुप कौन से होंगे और जी डैश ग्रुप कौन से होंगे, तो आप याद कर लीजिएगा जी ग्रुप होंगे दो, तो एसिडिक ग्रुप COOH एंड SO3H, दो तो हो गए एसिडिक, दो हो जाएंगे बेसिक NO2 एंड NMe2। उसके बाद में दो हो जाएंगे बल्की ग्रुप आयोडीन एंड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बच्चों। अब जी डैश ग्रुप कौन से हो जाएंगे? सारे के सारे जी ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एंड BR ग्रुप। ठीक है, तो ये जी डैश और जी ग्रुप होंगे। तो आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा? वो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन से जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर सर इफेक्ट लग रहा है और कौन से कंपाउंड्स हैं उनके अंदर सर इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो सर इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं? देखिए
ये हो गया OH, यहां पर NO2 एंड NO2। यहां पर देखिए बच्चों OH और NO2। तो यहां पर देखिए इस NO2 का -M और -I इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी इसमें। ठीक है, अब आप बात करेंगे इसमें भी तो सर है ये ग्रुप, सही बात है, इसमें तो 3-3 ग्रुप है, तो 3-3 ग्रुप होने की वजह से इसका तो -M ज्यादा होना चाहिए, -M ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर जो ये निकलेगा फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल इसमें होना चाहिए, इसमें होगा तो एसिडिक नेचर इसकी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू सेकेंड ग्रुप, सेकेंड कंपाउंड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो बच्चों, ये दोनों NO2 जो है ये तो मेटा पोजीशन पर है, तो खाली -I इफेक्ट लगेगा। ये भी मेटा पर है तो खाली -I लगेगा। लेकिन अब ये दोनों यहां करेंगे रिपल्शन, रिपल्शन करेंगे तो ये NO2 ग्रुप जो है वो चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन। अब आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो इसका -M कभी भी काम नहीं करेगा। दैट मीन्स यहां पर खाली काम करेगा -I। तो यहां पर तीनों ग्रुप्स का क्या है? -I इफेक्ट, 3 -I, और यहां पर क्या है? -M और -I। तो अब ज्यादा इफेक्टिव कौन सा हुआ? -M वाला। दैट मीन्स ये वाला स्टेबल होगा। दैट मीन्स फिनोक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है इसकी ज्यादा होगी और एसिडिक नेचर भी इसकी ज्यादा होगी बच्चों। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा जाए, I NO2 and Br, ये बोल दिया IA एंड IB। तो बच्चों यहां पर देखिए वो पूछ रहा है आपसे बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, कार्बन और IA या कार्बन और IB, किसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ जो है किसका ज्यादा होगा बच्चों? तो यहां पर देखिए बच्चों, ये इनके रिपल्शन के कारण ये चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन। अब आउट ऑफ प्लेन चला गया तो खिंच गया तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू ये, क्योंकि ये तो कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो बॉन्ड लेंथ जो है यहां पर होगी छोटी और यहां पर बॉन्ड लेंथ होगी बड़ी। दैट मीन्स IB का बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू IA। तो आज हमने एसिडिक नेचर, रेजोनेंस की एप्लीकेशंस और इसके साथ ही ऑर्थो इफेक्ट एंड सर इफेक्ट, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है हमारा बच्चों, वो है एरोमेटिसिटी, वो हम कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।